ड्रग्स केस में एनसीबी फुल एक्शन में नजर आ रही है। एनसीबी ने पूछताछ के लिए 7 लोगों को समन जारी किया है, जिसमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत शामिल हैं। अब 25 सितंबर को दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी, जबकि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से 26 सितंबर को सवाल जवाब किए जाएंगे। एनसीबी का समन जाने के बाद दीपिका पादुकोण ने वकीलों से सलाह ली। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। दीपिका गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जिसके बाद अब मुंबई का रुख किया है। दीपिका का नाम करिश्मा के साथ ड्रग्स चैट में आया है। करिश्मा को भी एनसीबी ने समन भेजकर बुलाया है। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को समन देने एनसीबी की टीम घर पहुंची। श्रद्धा कपूर ने जया साहा के साथ ड्रग्स को लेकर चैट की थी, जिसे लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। वहीं रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में सारा अली खान का नाम लिया है। 26 सितंबर को सुबह 11 बजे श्रद्धा और सारा से सवाल जवाब किए जाएंगे। पहले मुंबई एनसीबी यूनिट समीर वानखेड़े की टीम सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ करेगी। ये पूछताछ 16/2020 वाली एफआईआर को लेकर होगी। वहीं दूसरे राउंड में दिल्ली एनसीबी के केपीएस मल्होत्रा की टीम सवाल जवाब करेगी, जिसमें 15/2020 की शिकायत को लेकर सवाल जवाब होंगे। सूत्रों के मुताबिक दोनों पूछताछ मुंबई के एनसीबी हेडक्वार्टर में होगी। मुंबई में कुछ और ड्रग्स पैरलर पर एनसीबी की नजर है, जिसे लेकर आज रेड पड़ सकती है। वहीं कल एनसीबी ने लगातार तीसरे दिन जया साहा और क्वान के सीईओ ध्रुव से सवाल जवाब किए, जबकि ड्रग्स के दलदल में फिल्म के बाद टीवी सितारों का भी नाम सामने आया है, जिसे लेकर सनम जौहर और अभी गैल से कल पूछताछ की गई। मुंबई जेल में 2 हफ्ते बिताने के बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने दूसरी बार जमानत के लिए गुहार लगाई है। आज रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है। कल बारिश की वजह से सुनवाई टल गई थी। वहीं शौविक की बेल को लेकर भी आज सुनवाई हो सकती है। अपनी जमानत याचिका में रिया ने सुशांत को लेकर चौंकाने वाली दलील दी है। रिया का कहना है कि सुशांत ड्रग्स के लिए अपने करीबियों का इस्तेमाल करता था। वहीं अब तक सिर्फ सुशांत के ही ड्रग्स लेने के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, रिया की ओर से कहा गया कि सुशांत अगर होता तो उसे सिर्फ 1 साल की सजा मिलती, जबकि रिया पर जिन धाराओं में केस दर्ज है उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष कल एनसीबी के दफ्तर पहुंची, जहां अनुराग पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया। पायल का कहना था कि जिस वक्त अनुराग ने बदसलूकी की वो गांजे के नशे में थे। इससे पहले पायल ने अनुराग के खिलाफ मुंबई पुलिस में यौन शोषण का केस दर्ज कराया था। कोरोना से संक्रमित हुए रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी की बुधवार रात मौत हो गई। उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। करीब 2 हफ्ते पहले सुरेश अंगड़ी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई, जिसके बाद कल रात उन्होंने अंतिम सांस ली। सुरेश अंगड़ी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल और विपक्ष के नेताओं ने गहरा दुख जताया है। बुधवार को पीएम मोदी ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया, ताकि किसी भी सूरत में मरीजों के लिए कमी न पड़े। इस बात पर भी जोर दिया गया कि ज्यादातर केस लक्षणों वाले नहीं हैं, इसलिए मास्क पहनने पर पूरा जोर रहना चाहिए। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे में राजधानी में 3700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 36 मरीजों ने दम तोड़ दिया। ऐसे हालात के बीच दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन स्टॉक 7 दिन से कम है। उधर डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया को बुखार की शिकायत के बाद दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सिसोदिया 14 सितंबर से कोरोना संक्रमित हैं। केरल में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ज्यादा खौफनाक होती जा रही है। बुधवार को राज्य में रोजाना दर्ज होने वाले मरीजों का आंकड़ा 5,000 पार कर गया। 24 घंटे में केरल में 5,376 नए मरीज दर्ज हुए, जो अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटे में केरल में 20 मरीजों की भी मौत हुई है। मुजफ्फरपुर में 20 साल की एक लड़की की कोरोना से मौत हो गई। छात्रा रविवार को ही पटना से नीट परीक्षा देकर लौटी थी। बुखार और पेट दर्द की शिकायत के बाद छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसका कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें वो संक्रमित पाई गई। छात्रा को एसकेएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्रा के परिजनों का भी कोविड टेस्ट कराया गया, जिसमें 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। शिमला के डीडीयू अस्पताल में कोरोना संक्रमित महिला ने आत्महत्या कर ली। 54 साल की कोरोना पीड़ित को 18 सितंबर से भर्ती कराया गया था। वो आइसोलेशन वार्ड में थी, लेकिन आधी रात को उसने फांसी लगा ली। वहीं मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि महिला को ठीक तरह से इलाज नहीं मिल रहा था, जिसके चलते वो परेशान थी। उधर जिला प्रशासन ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लेने के बाद राजनीति में जाने के संकेत दे दिए हैं। वीआरएस पर फेसबुक लाइव में गुप्तेश्वर पांडे ने इस बात का खुलासा किया है। गुप्तेश्वर ने कहा कि अगर मौका मिला तो वो चुनाव लड़ेंगे। साथ ही गुप्तेश्वर पांडे ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस को लेकर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि गुप्तेश्वर पांडे के राजनीतिक एजेंडे से पर्दा उठ गया है। वहीं गुप्तेश्वर पांडे ने शिवसेना पर बिहार के लोगों को अपमानित करने का आरोप लगाया। मेरी अनुशंसा पर बिहार सरकार ने सुशांत वाले मामले को जो सीबीआई को सौंप दिया, उस पर भी हल्ला हुआ कि अधिकार ही नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट में ये भी स्टैब्लिश कर दिया कि जो भी बिहार सरकार ने ये काम किया सर्वोच्च सीबीआई को केस सौंपने का, उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं। गुप्तेश्वर पांडे को अब राजनीतिक पार्टियों से ऑफर आने शुरू हो गए हैं। बिहार के मंत्री ने गुप्तेश्वर पांडे को एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया है, जिनका कहना है कि गुप्तेश्वर के एनडीए में शामिल होने से गठबंधन को मजबूती मिलेगी। कृषि विधेयक बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बिल पर चर्चा न किए जाने को लेकर राष्ट्रपति से शिकायत की। राष्ट्रपति भवन के गेट तक विपक्षी पार्टियों के नेता गए। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रेसिडेंट से मुलाकात की। पंद्रह महीने से शांत नजर आ रहे नवजोत सिंह सिद्धू भी अब कृषि बिल को लेकर सक्रिय हो गए। सिद्धू अमृतसर में बिल के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं हरियाणा में अकाली दल ने बिल के खिलाफ ट्रैक्टर यात्रा निकाली। यूपी की योगी सरकार दीपावली के मौके पर पूर्वांचल के लोगों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। योगी आदित्यनाथ ने दीपावली तक कुशीनगर हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस साल जून में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कुशीनगर को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मान्यता देने का फैसला हुआ था। देश में ये 29वां और उत्तर प्रदेश में चौथा हवाई अड्डा होगा।
मुंबई में भारी बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कल हुई बारिश ने यहां बीते 2 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश के हालातों के बीच मुंबई की रफ्तार थम गई है। आधा शहर बारिश में डूब गया। भारी बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिला। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया, गाड़ियां डूब गईं। वहीं बसों ने बीच सड़क पर ही सरेंडर कर दिया। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया। कई इलाकों में लंबा जाम देखने को मिला। नासिक में पिछले 2 से 3 दिन से लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी जमा होने लगा है। खेतों में पानी घुस गया है और फसल खराब हो रही है। सबसे बड़ा नुकसान प्याज की खेती को हुआ है। छत्तीसगढ़ के कोरिया में भारी बारिश के बाद खांडा बांध टूटने से तबाही का मंजर देखने को मिला। बांध का पानी आसपास के इलाकों में फैल गया। वहीं कई गांव अब इसकी चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अमरावती में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जहां शाहनूर नदी ने विकराल रूप ले लिया है। नदी का पानी अब सड़कों को अपनी चपेट में ले चुका है, जिसे पार करने के दौरान एक शख्स तेज बहाव में बह गया, जिसके स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर जान बचाई। उज्जैन में भारी बारिश के बाद शिप्रा नदी ने विकराल रूप ले लिया है। रामघाट में कई मंदिर पानी में डूब गए। नदी के सभी घाट भी पानी में पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दिए। शिप्रा नदी में आई इस बाढ़ की वजह से नदी के आसपास के लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। झारखंड के पठारी जिले गोड्डा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दर्जनों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। करीब 2 दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। हाईवे पर पानी बह रहा है। वहीं बरसाती नदियां उफान पर हैं। सोनीपत के एक निजी दफ्तर में एक शख्स की लाश पंखे से लटके मिली। मृतक सुमित पर 2 हत्याओं समेत कई मामले दर्ज थे। परिवार वालों का आरोप है कि सुमित की हत्या कर उसके शव को फांसी पर लटकाया गया है। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में एक बुजुर्ग को सड़क पर बुरी तरह मारपीट कर घसीटा गया। हैरत अंगेज बात यह है कि बुजुर्ग के साथ ऐसी हैवानियत करने वाले उसके अपने बेटे ही हैं। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तलाश करते हुए दोनों आरोपी बेटों को गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई। दोनों तरफ से जमकर पत्थर और लाठी डंडे चले। संघर्ष के दौरान एक पक्ष की तरफ से फायरिंग भी की गई, जिसमें 3 बच्चों समेत 12 लोग घायल हो गए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक मकान में घुसे डकैतों ने कोहराम मचा दिया। बदमाशों ने हथियार के दम पर घर वालों को बंधक बना लिया और घर से करीब 5 लाख के जेवरात और कैश लूट लिए। इस दौरान परिवार के लोगों से मारपीट भी की गई, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। सूरत में 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी में पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की है। एक कार की जांच के दौरान 1 किलो से ज्यादा MD नाम की नशीली दवा बरामद हुई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। सूरत पुलिस का दावा है कि पकड़ी गई ड्रग्स का सीधा कनेक्शन मुंबई से है, इसलिए उसने NCB से भी संपर्क किया है। भरतपुर में एक पेट्रोल पंप पर सैकड़ों लोगों ने हंगामा मचा दिया। लोगों का आरोप था कि पंप पर पानी मिलाकर पेट्रोल दिया जा रहा है। दरअसल इस पंप से पेट्रोल भरवाने के बाद कई लोगों की गाड़ियों के इंजन ठप हो गए। मैकेनिक को दिखाने पर पता चला कि इंजन में पानी भरा है,
जिसके बाद लोगों ने पंप पर पहुंचकर बवाल कर दिया। मामला तूल पकड़ने पर प्रशासन ने पंप की जांच का आदेश दिया है। मथुरा में फर्जी कोरोना सैंपल के मामले में 3 डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है। तीनों डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत की गई थी कि सरकारी रिकॉर्ड की खाना पूर्ति के लिए ये लोग फर्जी सैंपल लेकर जांच के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसकी जांच के बाद मामला सही पाया गया। प्रशासन ने तीनों के निलंबन की सिफारिश कर दी है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकवादियों ने बीडीसी चेयरमैन की गोली मारकर हत्या कर दी। चेयरमैन भूपिंदर सिंह को सुरक्षा गार्ड दिए गए थे, लेकिन वो बुधवार को गार्ड के बिना ही श्रीनगर से अपने पैतृक घर खाक चले गए थे, जहां आतंकियों ने घर में घुसकर उन पर गोलियां बरसा दी। हमले में भूपिंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। टीआरएफ नाम के आतंकी गुट ने भूपिंदर सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली है। कानपुर में प्रेमी जोड़ों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस को इस तरह के कई वीडियो और पीड़ितों का ब्यौरा भेजकर शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया है कि कानपुर देहात में एक पूरा गैंग सक्रिय है, जो प्रेमी जोड़ों पर घात लगाए रहता है। वीडियो लीक करने की धमकी देकर कई लड़कियों से रेप भी किया गया है। गुना में हैवानियत बने एक शख्स ने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी का रेप करवाया। आरोपी और उसकी पत्नी का झगड़ा चल रहा था और पत्नी अलग रहने लगी थी। इसी से भड़के पति ने पहले तो राजीनामे का बहाना किया और फिर पत्नी को लाकर ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया। आरोपी ने रेप के बाद पत्नी पर धारदार हथियार से हमला भी किया। आरोपी और उसके दोनों दोस्त फरार हैं। अलीगढ़ में बीजेपी की महिला नेता ने अपने वरिष्ठ के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपों का चिट्ठा खोल दिया। महिला नेता के मुताबिक अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष ने उन्हें कई बार गलत नीयत से छूने की कोशिश की। विरोध करने पर नेता ने महिला के घर पर हमला करवा दिया। राजस्थान के करौली में खनन माफिया ने वन विभाग के गश्ती दल पर हमला बोल दिया। खनन में जुटी गाड़ियां जब्त करने पर आरोपियों ने वन विभाग की टीम पर पथराव कर दिया। बाद में अतिरिक्त बल बुलाकर आरोपियों की तलाश में इलाके में छापेमारी की गई, लेकिन पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा है कि चीन किसी भी देश के साथ कोल्ड वॉर या हॉट वॉर लड़ने का इरादा नहीं रखता। बता दें कि हाल के दिनों में चीन के साथ कई देशों का सीमा विवाद काफी बढ़ गया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने मिडिल ईस्ट में हिंसा और अराजकता के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए अपने भाषण में चीन और रूस का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने ईरान के ऊपर लगाए जा रहे प्रतिबंधों का विरोध किया था। चीनी कंपनी हुआवे ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि अमेरिका हुआवे पर लगाए गए व्यापार प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करे। हुआवे के मुताबिक व्यापार प्रतिबंधों के कारण विश्व स्तर पर आपूर्तिकर्ताओं को नुकसान पहुंच रहा है। मलेशिया में विपक्ष के नेता अनवर इब्राहिम ने कहा है कि उन्होंने नई सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल कर लिया है। वो जल्द ही प्रधानमंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति को औपचारिक करने के लिए वहां के राजा से मुलाकात करेंगे। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का की ग्रैंड मस्जिद को उम्रा करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 4 अक्टूबर से खोल दिया जाएगा। हालांकि अभी सिर्फ सऊदी अरब के लोगों को ही
यहां आने की इजाजत होगी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 481वीं पुण्यतिथि के मौके पर करीब 4000 पाकिस्तानी सिखों ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में मत्था टेका। हालांकि इस मौके पर किसी भी भारतीय सिख श्रद्धालु को वहां आने की अनुमति नहीं दी गई। कोरोना वायरस की वजह से अपने देश में फंसे बांग्लादेश के लोगों ने वापस सऊदी अरब जाने के लिए ढाका स्थित सऊदी अरब एयरलाइंस के ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। इन लोगों की मांग है कि उनका वर्क वीजा खत्म होने से पहले उन्हें सऊदी अरब जाने दिया जाए। अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग को लॉस एंजलिस काउंटी के इतिहास की सबसे बड़ी आग करार दिया गया है। बॉबकैट फायर नाम से चर्चित इस आग ने अब तक वहां 1,12,000 एकड़ से ज्यादा इलाके को जलाकर राख कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को अपनी कक्षा से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में तैरते एक मलबे से बचाव के लिए ऐसा किया गया है, जिसकी वजह जिसकी ISS से दूरी सिर्फ 1.4 किलोमीटर थी। टाइम मैगजीन ने साल 2020 के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी कर दी है। सूची में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल किया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम लिखा है।